वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स डिजीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको मंकी पॉक्स डिजीज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि ये डिजीज किससे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इस डिजीज को हम किस तरीके से होने से रोक सकते हैं, इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर किसी भी पर्सन को ये डिजीज हो जाए तो हमें किस तरीके से उन पर्सन्स की केयर करनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को उस डिजीज से प्रोटेक्ट कर सके, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स डिजीज है, ये एक वायरस डिजीज है, यानी ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके पहले आपने स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स नाम की बीमारियां सुन रखी होंगी, और एमपॉक्स जो डिजीज है ये आपके स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड डिजीज है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स में जिस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, यहाँ पर आपको मंकी पॉक्स में भी इसी तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इस डिजीज के जो हमारा वायरस है उसके जीनस की बात करें तो इसका जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ऑर्थोपॉक्स वायरस से ये डिजीज स्प्रेड होती है। वैसे अगर देखा जाए तो एमपॉक्स डिजीज एक रेयर डिजीज है, लेकिन इस समय इसका जो इन्फेक्शन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी के टाइम पे ये डिजीज कॉमन हो सकती है, लेकिन अगर हम पास्ट टाइम पे बात करें तो ये एक काफी रेयर डिजीज थी, और ये स्पेशली अफ्रीका में इसके जो केसेस थे वो ज्यादा देखने को मिले थे इस डिजीज के। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर इंडिया में भी इसके कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इंडिया में भी इस इन्फेक्शन के होने का खतरा बढ़ गया है। रिसेंटली ये डिजीज काफी तेजी से स्प्रेड हो रही है। अगर हम एमपॉक्स डिजीज के साइन, सिम्टम्स और कॉजेस की बात करें तो जैसे आपने इसके पहले, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स होते हैं उसके सिम्टम्स काफी हद तक इससे सिमिलर हैं। तो इस डिजीज में भी आपको सिमिलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रैशेस हो गए, फीवर, रैशेस, सॉलो लिम्फ नोड जो आपके बॉडी पे पाई जाती है उनका स्वेलिंग हो जाना, रैशेस का निकलना, चिल, हेडेक यानी कि सर दर्द होना, ठंडी लगना, मसल एक यानी कि मसल्स में दर्द होना, और फटीग यानी कि थकान लगना, ये सभी इसके कॉमन सिम्टम हैं। इसके साथ ही साथ जिन भी पर्सन को ये डिजीज होती है उन पर्सन्स के अंदर आपको जो छोटे-छोटे रैशेस देखने को मिलते हैं, रैशेस यानी कि दाने देखने को मिलते हैं छोटे-छोटे, और ये जो दाने होते हैं, रैशेस होते हैं, ये टाइम के साथ सीवियर होते जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको छोटे-छोटे रैशेस देखने को मिलेंगे, एक जिस तरीके से आपको मच्छर काटने के बाद जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है, उस तरीके से आपको इन्फेक्शियस साइट पे इस तरीके के सिम्पटम देखने को मिलेंगे। लेकिन टाइम के साथ धीरे-धीरे उन जो भी आपके दाने होते हैं उनके अंदर पस का फॉर्मेशन होने लगता है, ब्लिस्टर यानी कि फफोले बनने लगते हैं। तो जैसा कि आपने स्मॉल पॉक्स के केसेस में भी देखा होगा कि जो स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स होते हैं उनकी भी बॉडी में इसी तरीके से छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं जिसके अंदर पस और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस डिजीज में भी आपको सेम इसी तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं ये काफी पेनफुल होते हैं, और इसकी वजह से ये डिजीज और भी सीवियर हो जाती है। क्योंकि जब भी किसी भी पर्सन के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है या फिर उसके जो दाने निकलते हैं उसके अंदर जब पस पड़ने लगती है, तो जब ये पस या फिर ये ब्लिस्टर जब फूटते हैं, जब इसके अंदर पर्सन्स को, क्योंकि रैशेस भी होते हैं उसमें, तो अगर उन्होंने उस एरिया में इचिंग वगैरह कर दी, तो जब इसका इन्फेक्शन जो जहां पर इचिंग की वजह से अगर उसके ब्लिस्टर फूट जाते हैं तो वो एक इन्फेक्शियस साइट बन जाता है, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ट्रैवल कर सकता है, आराम से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स कितने दिनों तक रहते हैं, तो बेसिकली जितने भी आप वायरस के डिजीजेस के सिम्टम्स देखेंगे, सभी डिजीजेस में आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 से 3 वीक तक चलते हैं। तो इसी तरीके से इस डिजीज में भी आपके सिम्टम्स 2 से 4 वीक्स तक पर्सन में एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद ये सिम्टम्स अपने आप डिसअपियर होने लगते हैं, और आप जो भी इन्फेक्शियस पर्सन होते हैं वो क्योर हो जाते हैं। इस डिजीज में 3 तरीके के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। एक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ रैशेस देखने को मिलते हैं। सेकंड पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लू के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और थर्ड कैटेगरी के पेशेंट्स जिनके अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। अगर आप स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स के भी पेशेंट्स को देखेंगे तो इनमें भी इसी तरह के कुछ क्राइटेरिया आपको देखने को मिलते हैं। हर पर्सन के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन उतना
सीवियरली नहीं होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इस तरीके से इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जहां पर आपको सिम्टम्स जो हाईली एग्रेसिव फेज में देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली जब पेशेंट इन्फेक्शन के बाद 7 से 14 दिन में ये सिम्टम्स ज्यादा अपने एग्रेसिव स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि वहां पर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होना, पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से अपने पेशेंट्स, जो भी हमारे इन्फेक्शियस पेशेंट हैं, उनके क्योर कर सकते हैं या फिर हम उनके इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं, तो जिस तरीके से हर वायरस डिजीज में होता है कि अगर आपको किसी भी पर्सन को वायरस की डिजीज हो जाए तो आप अपने आप उससे किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे जो पहला क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपको उस पर्सन से अपने आप को थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखना है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपको उस पर्सन को आइसोलेट करके रख लेना है और उनकी जितनी भी चीजें जिन जो भी वो डेली पर्पस में यूज कर रहे हैं, खाने के लिए या फिर कोई भी डेली एक्टिविटीज के लिए जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं, उनको कोई दूसरा पर्सन यूज ना करे। यानी कि अगर नहाने के लिए वो सोप यूज कर रहे हैं, खाने के लिए वो प्लेट यूज कर रहे हैं, तो वो सभी उनका सेपरेट हो, उनकी बेडिंग सेपरेट हो, उनके जो ब्लैंकेट वगैरह है वो सेपरेट हो, जहां पर भी वो रह रहे हैं वो एरिया एकदम आइसोलेट होना चाहिए, जिससे कि किसी भी दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्शन ना हो सके। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी आपके इस तरीके के इन्फेक्शियस पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, उनके ऊपर एक पपड़ी टाइप का पड़ जाता है। जब ये ब्लिस्टर सूखने लगते हैं तो पपड़ी टाइप का पड़ जाता है, या फिर अगर ब्लिस्टर है और उसमें उन्होंने इचिंग कर दी, तो उनके उस एरिया से जितनी भी चीजें एक्सक्रीट होंगी, जो भी फ्लूइड मटेरियल निकलता है, वो ऐसा इन्फेक्शन की तरह काम करता है दूसरे पर्सन के लिए। तो एक वो पॉजिटिव एजेंट है। तो जितने भी पर्सन को वो इन्फेक्शन जो है वो टच होते जाएंगे, जितने पर्सन से वो चीजें टच होती जाएंगी, दूसरे पर्सन उस चीज से अफेक्टेड होते जाएंगे। तो इसीलिए जो भी पर्सन है उसको आइसोलेट करके रख देना चाहिए, उनकी किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप उन पर्सन्स के कांटेक्ट में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को मास्क से प्रोटेक्ट करके रखें, ग्लव्स वियर करें, मास्क को प्रोटेक्ट करके रखें। अगर आप उनसे मिल रहे हैं तो आप अपनी आईज को प्रोटेक्ट करके रखें। अगर आप उनके कांटेक्ट में जा रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपने हैंड को सैनिटाइज करना चाहिए, अपनी बॉडी को सैनिटाइज करना चाहिए, उनसे डिस्टेंस एक बना के रखना चाहिए, ग्लव्स का यूज करना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। ये सब चीजें आप यूज करके अपने आप को उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जिन पर्सन को ये इन्फेक्शन हो चुका है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। इस डिजीज के लिए अभी कोई भी ड्रग हमारी नहीं है, मार्केट में कोई भी ड्रग नहीं है। जितनी भी ड्रग्स अभी अवेलेबल है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए है। यानी कि जो भी डिजीज के बाद जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, रैशेस होना, इचिंग होना, फीवर होना, चिल होना, हेडेक होना, तो हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाने के लिए उनके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग देते हैं। कोई भी स्पेशली कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो इस वायरस के लिए हम स्पेशली दे रहे हो कि वो मंकी पॉक्स वायरस के लिए वो ड्रग यूज होगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही सेम चीज हम चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में भी देखते हैं कि पर्सन जो होते हैं वो अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, उनको हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाने के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जो भी पेशेंट है उनको हम सिम्टोमेटिक रिलीफ कराने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट इस डिजीज का अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही साथ जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप ही हील होने लगते हैं, और इस हीलिंग में उन्हें कम से कम 4 वीक्स का टाइम लग सकता है। और इस 4 वीक्स के दौरान आपको उनसे ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बना के रखनी है, जिससे कि आप उस डिजीज के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि अगर आप डिजीज के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर आपको भी ये डिजीज हो जाएगी। जिस तरीके से हमने कोविड के केस में देखा था कि इन्फेक्शियस जो भी पेशेंट है उनसे हमें डिस्टेंस बना के रखनी होती है, सेम यहाँ पर भी हमें इस तरीके से यहाँ पे हमें करना होगा। अगर हम बात करें कि हम इस चीज को किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को ये डिजीज है, तो इसकी डायग्नोसिस के लिए आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होता है, जिसकी रिपोर्ट एक ही दिन में आ जाती है। और इससे ये पता चल जाता है कि पेशेंट क्या एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स से इन्फेक्शियस है या नहीं है। अगर इन्फेक्शियस है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग आइसोलेट करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर कोई और डिजीज है तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर किसी भी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।